बाइवर्ट सैवर्ट ला समझते हैं कि ये क्या है। बाइवर्ट और सैवर्ट ये दो फिजिसिस्ट थे, जीन बाइवर्ट और फेलिक्स सैवर्ट। इन दोनों ने मिल करके ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो हमें रिजल्ट दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कहीं भी करंट होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है, उसी को इन लोगों ने फॉर्मुलेट कर दिया और हमें फॉर्मूला दिया कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कि अगर आपके पास कोई वायर दिया गया है, ये जैसे एक वायर है, इसमें करंट आई और जो फ्लो हो रहा है, तो डिफरेंट पोजीशंस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, किसी डिफरेंट पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी इस वायर के थ्रू, क्योंकि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये जीन बाइवर्ट और फेलिक्स सैवर्ट ने मिल करके एक फार्मूला दिया जिसका नाम पड़ा था बाइवर्ट सैवर्ट लॉ। तो ये फार्मूला ये बोलते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट के बारे में भी पढ़ेंगे। आई डी एस क्रॉस आर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला इन्होंने दिया है, ये भी आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालते थे तो ये भी आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था, सेम वैसे यहाँ पे है। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या बताता है इनके थ्रू, कि ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये दो रिजल्ट इन्होंने एक्यूमुलेट किए और फिर उन्होंने ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट की। और ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आता है, ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये सब हैं क्या? ये सब हैं, जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हो तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, हर एक मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट स्पीड से आपकी मूव करती है। वैसे ही यहाँ पे है कि अगर आपके पास अलग अलग ये मीडियम होंगे जैसे, तो उनकी परमिएबिलिटी भी डिपेंड करेगी। परमिएबिलिटी या फिर परमिटिविटी हमें बताती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट रहेगा, किस मीडियम में ज़्यादा इफेक्टिव होगी, किस मीडियम में कम इफेक्टिव होगी। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे म्यू नॉट है आपका परमिएबिलिटी, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है कि अगर आपके डिफरेंट आप वो मीडियम लेते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसे चेंज होगी। कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड सेम करंट के थ्रू डिफरेंट होगी, और मीडियम अगर जो चेंज कर देंगे, सेम करंट रखेंगे, तो वो डिफरेंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो मीडियम पे ही डिपेंड करती है। तो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी ये मीडियम के कांस्टेंट हैं, ठीक है। और परमिएबिलिटी या म्यू नॉट हम लिखेंगे, या एप्सिलॉन नॉट जब हम लिखते हैं तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे ही परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम की हम लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसकी यूनिट अगर जो आप निकालेंगे, यूनिट पूछ सकते हैं आपकी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ से आप यूनिट को डिराइव कर सकते हो कि अगर जो म्यू नॉट की हम यूनिट निकालेंगे तो म्यू नॉट को आप इधर रखो, ये सारी क्वांटिटी आप इधर ले आओ, BIDS ये हो जाएगा, और ऊपर आपका मीटर स्क्वायर चला जाएगा। तो DS का भी मीटर ही होता है, तो मीटर 1 मीटर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये यूनिट हो जाएगी किसकी? म्यू नॉट की आपकी। इसी को आप डायमेंशनल फार्मूला में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक जो चीज़ आती है इसमें, वो हमें सीखनी, फार्मूला तो हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDS अक्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर। ये है क्या? ये IDS जो होता है इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट ये क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट का डायरेक्शन होगा, उसी के डायरेक्शन में आपको लेंथ का कुछ एलिमेंट लेना होता है। उसी की ये बात कर रहे हैं, करंट एलिमेंट। ठीक, और ये dB छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ये जो आपने एलिमेंट लिया है, इसकी वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी बात कर रहे हैं। और थ्रू आउट द होल करंट की वजह से आपको निकालना है, तो इधर भी आपको इंटीग्रेट करना होगा, इधर भी आपको इंटीग्रेट करना होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड में जो इंटीग्रेशन है, आप लोगों को इंटीग्रेशन से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो इंटीग्रेशन यूज होने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटीग्रेट करना होगा सर्किल को। सर्किल का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे तो इसका पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? इसका पेरीमीटर मिलेगा 2πr। ठीक, तो बार बार चीज़ें यही सारी रिपीट होंगी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन से कहीं नहीं डरना है आपको। इंटीग्रेशन अगर जो आ गया तो समझ जाओ कि बहुत आसान क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये तो हो गया करंट एलिमेंट IDS।
आर कि जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, जैसे इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो तो यहाँ से लेकर के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी यहाँ की, ये होगी आपकी आर कैप, करंट आपका जो वायर में होगा। तो ये तो इसके एलिमेंट की बात हुई। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें है, ये आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएस या फिर आईडीएल जो भी इन्हें बोले, करंट एलिमेंट होता है, एक लेंथ है, ये सरफेस एरिया नहीं है, लेंथ की ये बात कर रहे हैं। इसको आपको ये एक डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगा, सपोज कर लो ये वाला हो गया आईडीएस, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें निकालना है आर कैप, तो आर कैप का मतलब आर यूनिट वेक्टर हम लेते हैं तो इस डायरेक्शन का, तो हमारे पास दो डायरेक्शन हो जाते हैं, एक डीएस और ये आर, ये दो डायरेक्शन है। अब इनका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी पता चलता है, वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ी है, ठीक। और उससे हमें इसकी वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी कि आईडीएस की इस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है, राइट। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि ये वेक्टर प्रोडक्ट आपका होगा 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। और जब 90 डिग्री होगा तो ये फॉर्मूला आपका और सिंप्लीफाइड हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एस लिखो या डी एल लिखो, आई डी एस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, आर स्क्वायर, और इसको और भी ज़्यादा अच्छे से लिखना है तो साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई डी एस एंड आर कैप या फिर आर के बीच में। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 90 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और आपका बायोट सावर्ट लॉ आपका और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा, आई डी एस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका बी एस एल हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं बायोट सावर्ट लॉ, यही आपका बी एस एल। ये और भी अच्छे तरीके से इसको समझ लो कि इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है, डायरेक्शन में आपका करंट है, ये हमने करंट एलिमेंट लिया जिसे करंट हम एलिमेंट आईडीएल बोलेंगे, ये थीटा होगा इनके बीच में, मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 डिग्री होगा तो आईडीएल ही सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो इस पॉइंट पे हमें निकालने के लिए बायोट सावर्ट लॉ हमें यूज करना है और इसको इंटीग्रेट कर देना है थ्रू आउट द वायर, जितना बड़ा आपका वायर होगा उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे। और ये वायर नहीं, क्योंकि हम जो इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, एंड इट एप्लीकेशन टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्या होता है आपका, ये सर्किल के फॉर्म में होगा और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आर ही आएगा। तो बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला याद रखना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, म्यू नॉट की यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है और इसका डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि डीबी हमने वेक्टर क्वांटिटी बताई है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम इस एलिमेंट से निकालेंगे, आई डी एस क्रॉस आर। अच्छा, इसका यूज करने के लिए हम एक आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं कि राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक। या आप फोर्स निकालने जाएँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम राइट हैंड थंब रूल ही यूज करेंगे। आप सपोज कर लो कि कोई एक ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो आप ए की साइड में आप सारी फिंगर्स को करो और बी की तरफ इन्हें कर्ल करो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा सी। तो सी अगर हम मान लेते हैं ए क्रॉस बी है, तो आपको क्या करना है, ए की तरफ आपको सारी फिंगर्स करना है, होल फिंगर्स, ऑल फिंगर्स एक्सेप्ट थंब, ऑल फिंगर्स रहेंगे इधर, और कर्ल टूवर्ड्स द सेकेंड क्वांटिटी, इधर आपको कर्ल करना है, इसको आपको उधर टर्न करना है। तो जो आपको जो थंब जो वहाँ पे डायरेक्शन जो देगा, दिस विल गिव द सी। जैसे आप वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ते हो ना, आई क्रॉस जे, जब हम आई क्रॉस जे करते हैं तो के आता है, मतलब आई की तरफ आप सारी फिंगर्स को करो और उन्हें कर्ल करो किधर, जे की तरफ, तो आपको क्या मिल जाएगा, के डायरेक्शन मिल जाएगा। या फिर जे क्रॉस आई जब आप करते हो तो क्या मिलता है, जे की तरफ आप सारी फिंगर्स करो ऊपर की तरफ, ठीक, और इन्हें कर्ल करो इधर हॉरिजॉन्टल की तरफ, उन्हें जब आप कर्ल करोगे तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन हमें मिलता है, नेगेटिव जी डायरेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव के कैप। ऐसे ही के क्रॉस आई आप जब करोगे तो आपको मिलेगा जे, के आई जे, तो एक सर्किल टाइप से आप पढ़ते हो आई जे के। अगर इनमें कहीं भी डायरेक्शन अगर जो आपका अपोजिट होता है तो नेगेटिव साइन बस लग जाता है। तो सेम वही है, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हम मैक्सिमम यूज करने वाले हैं। राइट हैंड थंब रूल का क्या होगा कि पहली क्वांटिटी जिसके क्रॉस हमें जाना है, ये ए क्रॉस बी अगर जो हमें जाना है तो उसकी तरफ हम सारी फिंगर्स को करेंगे, उन्हें कर्ल करेंगे बी की तरफ, ऐसे ऐसे हम कर्ल करेंगे इधर, और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द
रिजल्टेंट क्वांटिटी। जैसे इसमें अगर जो हम देखते हैं, हम ds की तरफ सारी फिंगर्स को करेंगे, पहली क्वांटिटी हमारी ये होगी ds की तरफ हम सारी फिंगर्स को करेंगे और इन्हें कर्ल करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक, तो हमें जो डायरेक्शन जो मिलेगा, हमें मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे अगर जो यहाँ कहीं अगर जो होगा, इधर अगर है आपका, तो आप जब इसको कर्ल करोगे इसकी तरफ, तो आपको क्रॉस अंदर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या बोलेंगे कि जिधर आपका करंट हो, आप क्या करो, जिधर आपका करंट हो उसी डायरेक्शन में थंब को कर लो। जब आप थंब को उसी डायरेक्शन में करोगे, जो कर्ल जो फिंगर होंगे ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगी, जिधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। जैसे इधर आप देखेंगे तो इनसाइड आपकी जा रही है, इधर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं। तो ये आपका कर्व बनता रहेगा। तो राइट हैंड थंब रूल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वाले चैप्टर में। थ्रू आउट द चैप्टर की आप मोशनल ईएमएफ भी पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे भी यूज होगा, फोर्स भी निकालेंगे वहाँ पे भी यूज होता है। तो पहली क्वांटिटी की तरफ आपको सारी फिंगर्स करनी है, दूसरी क्वांटिटी की तरफ आपको कर्ल करना है, और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी। तो बाइवर्ट साइवर्ट लॉ आपका इतना ही है कि एक तो उसमें फॉर्मूला है, म्यू नॉट को इम्प्लीमेंट किया गया, ये कांस्टेंट है। ठीक, और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ये इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं, इसकी यूनिट पूछ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसके एप्लीकेशन पे। एक ही इसका एप्लीकेशन है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें बाइवर्ट साइवर्ट लॉ। हालांकि बाइवर्ट साइवर्ट लॉ से हम किसी भी तरीके का करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो इसको देखते हैं। ये आपका कुछ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, 3D के फॉर्म में ऐसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका सर्कुलर लूप है और किसी इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक, तो आप देखोगे इधर से करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये करंट का आपका डायरेक्शन हुआ, ऐसे ये करंट आपका बाहर जा रहा है। ठीक, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा, ऐसा लग रहा है कि ऐसे करंट आपका फ्लो हो रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो वाला जो एलिमेंट है, इसमें लगेगा कि नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। ठीक, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका अगर आप देखोगे तो ds और इस पॉइंट की तरफ अगर आप कर्ल करोगे तो आपको db का डायरेक्शन ऐसे मिलेगा, और इस डायरेक्शन में आप अगर जो देखोगे यहाँ पर, और इसको अगर जो आप ऐसे टर्न करोगे, इसको आप अगर जो ऐसे कर्ल करोगे तो आपको db का डायरेक्शन इधर मिलेगा। रिजल्टेंट आपको टोटल हॉरिजेंटल मिलने वाला है, क्योंकि इसका एक y कंपोनेंट होगा, इसका एक x कंपोनेंट होगा, ऐसे इसका भी y कंपोनेंट होगा और इसका भी x कंपोनेंट होगा। ये दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों फेज आपके सिमेट्रिक हैं, तो y वाले जो कंपोनेंट होंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और x वाले आपके एक्यूमुलेट होकर के टोटल मैग्नेटिक फील्ड देंगे। तो एक बार हमने अगर जो इस पॉइंट पे निकाल लिया, फिर हमें सेंटर पे निकालने में कोई आसान, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम एक्सिस पे निकालते हैं। तो बाइवर्ट साइवर्ट लॉ हमें सिंपली यूज करना है। बाइवर्ट साइवर्ट लॉ हमने यूज किया। अच्छा, ये हमने बताया रिजल्टेंट क्वांटिटी आपकी कुछ, ये dB इधर होगा, थीटा एंगल अगर जो बना रहा है यहाँ पे, तो dB cos थीटा आने वाला है। ठीक, ये चीज़ बस ध्यान रखना कि dB cos थीटा जो होगा वो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक, तो पहले हम dB लिखते हैं। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी विद द हेल्प ऑफ बाइवर्ट साइवर्ट लॉ, क्योंकि उसी का हमें यूज करना है। म्यू नॉट आई आपका कांस्टेंट है अपॉन 4 पाई ds क्रॉस r कैप। ठीक, यहाँ पे r कैप हमें लेना है, ये 90 डिग्री होगा, तो हम सिंपली बोल देंगे कि ds ही हो जाएगा, ds अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसकी रेडियस आपकी r है और ये आपकी x है। ये अगर r है और ये x है और ये r होगी, तो r की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम आपकी यूज हुई है। ये डिस्टेंस x है, इसकी रेडियस r है, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी स्मॉल r कितनी हो जाएगी, कैपिटल R स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1/2। तो वही है कि r स्क्वायर हमने किया तो ये स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, इनके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ds सिर्फ 1 हो जाएगा ऊपर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी आने वाली है वो है dB cos थीटा। तो dB हमें पता है, यहाँ से हमने ये dB निकाल लिया है। cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे, अगर ये थीटा है
तो ज्योमेट्री से जब हम जाएंगे तो हमें ये भी थीटा मिलेगा, और ये थीटा मिलने का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा यहाँ पर कितना होगा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने लिखा, और कॉस थीटा की वैल्यू आपको ये वाली पुट करनी है, कॉस इसकी जगह हमें पुट करना है आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। जब ये आप पुट करेंगे तो ये 1/2 होगा बेसिकली। अगर हम इसको हम हटा दें, स्क्वायर रूट अगर हम हटा देते हैं, ये आपका होगा 1/2, ये 1/2 होगा, और यहाँ पे है 1, तो इनको जब आप ऐड करोगे यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 हो जाएगा, और ऊपर एक आर आ जाएगा, राइट। अब डी एस है, अब इसे ही सिर्फ हमें इंटीग्रेट करना है। तो डी एस को जब आप इंटीग्रेट करोगे इस होल सर्कुलर लूप को, तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा 2 पाई कैपिटल आर, जो इसकी रेडियस है यही होगा। तो वही कैपिटल आर जब यहाँ पर 2 पाई आर जब आप पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक, तो इसकी वैल्यू आप 2 पाई आर रखो, ठीक, तो ये पाई और पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैपिटल आर है, ठीक, ये 2 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, एक आर यहाँ पर है, एक आर यहाँ पर, आर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये आपका रिजल्ट आता है किसी एक्सिस पे जब आप निकालते हो किसी सर्कुलर लूप की वजह से, एट एक्सिस, किसी एक्सिस पे x डिस्टेंस पे अगर आप निकालते हो तो आपका रिजल्टेंट ये आता है। अगर आपसे बोला जाए कि हमें इसके सेंटर पे निकालना है, एट सेंटर, एट सेंटर पे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x को हमें 0 कर देना है। जब हम x को 0 करेंगे तो हमारी b कितनी हो जाएगी, जब हम x को 0 कर देंगे, x को हमने यहाँ पर 0 कर दिया, अब इसकी वैल्यू ज़रा देखते हैं, तो b की वैल्यू हो जाएगी, x को 0 करने का मतलब हम सेंटर पे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, x की वैल्यू 0 हो गई, ये सिर्फ कितना बचा आर स्क्वायर, और ये है 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट, आर क्यूब हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो ये सिर्फ बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये आपकी आएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट सेंटर, एट सेंटर। तो इसके 2 केस बन जाते हैं, एक तो एट एक्सिस पे बनता है, ये एक्सिस वाला एक केस है, और दूसरा एट सेंटर वाला ये केस है। तो ये 2 केस आपको बस याद रखने इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी आती है और दूसरा सेंटर पे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसमें सिंपली वो बस फार्मूला पूछ लेंगे या फिर रेडियस दे देंगे और बोलेंगे इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। और म्यू नॉट की वैल्यू आप हमेशा याद रखना, ये 4 पाई ऐसे रखना है इसको, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वैल्यू आप रखा करना, ये वैल्यू रखना। और फिर आर की वैल्यू अगर जो आपको दी गई होगी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है बायवॉट सावर्ट लॉ का, ओके। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अगर जो हम डायरेक्शन देखें कि अगर यहाँ पे सर्कुलर लूप है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको लगेगा कि अगर जो यहाँ पे कोई ऐसे रिंग रखी हुई है, ये ऐसे रिंग है, ठीक, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रही है। आप इसको राइट हैंड थंब रूल से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ये अल्टीमेटली आप रियलाइज करेंगे, जैसे ऐसे ही हमने रखा हुआ है तो इसको 3D में देखो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर जो मैग्नाइट के अगर जो कुछ चंक्स अगर जो आप डाल देंगे या आयरन के भी चंक्स डाल देंगे और यहाँ पे अगर जो आप करंट को फ्लो कराएंगे करंट, तो उनका डायरेक्शन कुछ ऐसे हमें दिखाई देगा, ठीक। तो अल्टीमेटली हम इससे फील करते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, जो रिंग है आपकी, ये रिंग आपकी बिहेव कर रही है एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक। नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल करके ऐसे साउथ और साउथ से नॉर्थ, ये कंप्लीट एक ही लूप बनाती हैं। तो रिंग जो होती है आपकी, अगर इसमें कहीं करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करंट,
तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ होगा। ठीक है, डायमेट्रिकली अगर तो देखेंगे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसका हम आगे यूज हम करने वाले हैं कि रिंग जो होती है, रिंग एज अ बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट ऐसे ही होती है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट सीम्स लाइक इट, नॉट एग्जैक्टली बट इट सीम्स लाइक बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे बनाने के लिए पूछ सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन अगर जो ऐसे है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कैसे होंगी। तो राइट हैंड थंब रूल आप लगाना, सिंपली एक दो पॉइंट के लिए निकालोगे, अपने आप वो रिंग बन जाएंगी। राइट हैंड थंब रूल ही यूज करना है। इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो पहली क्वांटिटी की तरफ सारी फिंगर को करो और दूसरी क्वांटिटी की तरफ टर्न करो, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी। दूसरा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड में जो यूज होता है, आप थंब को करो करंट के डायरेक्शन में, तो जैसे आपकी सारी फिंगर्स टर्न हो वही आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड की जो लूप बनेंगे वो इसी तरीके के लूप बनेंगे, जैसे ही आपके ये फिंगर जैसे ये टर्न हो रही हैं, जैसे ये फिंगर आपकी कर्ल हो रही हैं। आपको बहुत लोग बताएंगे कि आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सीख लो, लेफ्ट हैंड रूल सीख लो, लेकिन नहीं, इस पे नहीं जाना है, ड्रेक चाचा की माननी है और इस पे नहीं जाना। सिंपली आपको राइट हैंड थंब रूल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे भी। ओके, बायवर्ड साइवर्ड ला, व्हाट द फक इज दिस, नहीं ये है, यही आपको करना है आगे।